हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले जो फार्मा की वीडियो लास्ट में आई थी उसमें मैंने मलेरिया के ड्रग्स बताए थे। इस वीडियो में हम टीबी में यूज़ होने वाले ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो टीबी के ड्रग्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक है फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो कि नॉर्मली ड्रग सेंसिटिव टीबी में हम सबको देते हैं, और एक होता है हमारे पास सेकंड लाइन ड्रग्स जो कि अदर ड्रग्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पे दे सकते हैं। अगर इनसे रेजिस्टेंस वगैरह है तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमें 4 याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? HRZE। एच मतलब आइसोनाइजिड के लिए एच वर्ड यूज़ करते हैं। रिफेम्पिसिन, इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेना। रिफेम्पिसिन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं R। पायराजिनामाइड के लिए यूज़ करते हैं Z, उसके नाम में ही Z आ रहा है। एंड एक होता है इथेम्ब्यूटोल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड E। तो ये HRZE, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। आइसोनियाजिड, R से रिफेम्पिसिन, Z से पायराजिनामाइड एंड E से इथेम्ब्यूटोल आपको याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अब हट चुका है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें हमारे पास फ्लोक्सासिन्स वाले आते हैं। ओफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये सब हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। ठीक है। ओरल ड्रग्स की बात करें तो अलग से हमारे पास है इथियोनामाइड है, प्रोथियोनामाइड है, साइक्लोसिरिन, PAS पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, रिफाब्यूटिन है, रिफापेंटिन है। रिफापेंटिन को हम यूज़ भी करते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए। रिफाब्यूटिन को भी हम यूज़ करते हैं जब हमें HIV पेशेंट है मान लो उसके अंदर, तो रिफेम्पिसिन की जगह रिफाब्यूटिन यूज़ करते हैं। अभी उसकी बात करेंगे। इंजेक्टेबल ड्रग्स में हमारे पास आ जाता है कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ये हमारे पास हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स हो गए। ठीक है, तो ये इंजेक्टेबल ड्रग्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग किसको बोलते हैं? जो कि जिसकी एफिकेसी काफ़ी हाई है। ड्रग्स हैविंग हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी। तो कम टॉक्सिसिटी एंड हाई एफिकेसी वाले ड्रग्स को हम फर्स्ट लाइन में यूजुअली यूज़ करते हैं। सेकंड लाइन जिसके अंदर एफिकेसी कम हो, टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो, तो उसको अपन अगर ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे आ जाती है हमारे पास ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C ड्रग्स के फॉर्म में। मतलब ग्रुप A में ये 3 ड्रग्स आते हैं, ग्रुप B में 2 ड्रग्स आते हैं, ग्रुप C में 3 ड्रग्स आते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगा जिसमें हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस। जब हम पढ़ेंगे उसमें ये काम आने वाला है, तब इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेकेंड ईयर काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, फार्मा पैथो माइक्रो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका बेस बनाएगा। फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स आपके सेकंड ईयर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सेकंड ईयर को अच्छे से कर लेना, और इसी चीज़ को अच्छे से करवाने के लिए PW मेडिट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है, जिसमें आपको 6 मंथ का प्लान मिल रहा है। सेकेंड ईयर प्रोफ प्लान सिर्फ ₹2999, और इसमें टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पैथो पढ़ाएंगे डॉक्टर रंजीत सर, फार्मा डॉक्टर सिराज सर एंड माइक्रो डॉक्टर ममता जावा मैम। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, लाइव निश्चय बैच मिलेगा जिसमें आप इजीली अपने सारे डाउट्स डायरेक्टली आप फैकल्टीज से पूछ सकते हो। क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें मोर देन 2500 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, फर्रे सीरीज आपको देखने को मिलेगी जो आपको एग्जाम से पहले काफ़ी काम आने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस कोर्स के अंदर सेकेंड ईयर प्रोफ प्लान में। और ये अभी 6 मंथ वाला जो प्लान है ये आपको मिलेगा सिर्फ ₹2999, मतलब कि अभी 50% ऑफ चल रहा है। इसका प्राइस यूजुअली 5999 है, बट 50% ऑफ पे आपको ये सिर्फ ₹2999 के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यूज़ करते हो कोड EOMS 2024, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा। तो अभी जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कोड यूज़ करो EOMS 2024 और 2999 के ऊपर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाओ और पैथो फार्मा माइक्रो को एंजॉय करो, है ना। सो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। सो एक एक करके हम हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स को पहले पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स सबसे पहले मैंने क्या बोला था? एच वर्ड यूज किया था। तो एच वर्ड हम यूज करते हैं आइसोनियाजिड के लिए, या फिर इसको अपन INH भी बोलते हैं। तो INH बोलो या फिर सिंपली H बोलो, आपकी मर्जी है। तो इसको हम आइसोनियाजिड के 2 अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे हैं। तो आइसोनियाजिड एक काफ़ी इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है जो कि इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, दोनों पे, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों पे काम करेगा। टीबी कौन कोज करता है? कौन से बैक्टीरिया कोज करती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको कोज करती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो आइसोनियाजिड आपको याद रखना है, हमारी जो माइकोबैक्टीरियम टीबी होती है
उसकी सेल वॉल के अंदर आपको मिलता है माइकोलिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइकोलिक एसिड जो कि उसकी सेल वॉल बनने में हेल्प करता है। तो ये आइसोनियाजिड क्या करता है, उसकी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही इनिबिट कर देता है। तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आइसोनियाजिड का, इट इनिबिट्स द बायोसिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। समझ आ गया। सो आइसोनियाजिड एक प्रो ड्रग होता है जो पहले कन्वर्ट होता है उसकी एक्टिव फॉर्म में बाय एसिटाइलेशन। कौन करवाता है एसिटाइलेशन? एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उसकी एसिटाइलेशन करवाता है। उसके बाद ये एसिटाइलेशन के बाद एक्टिव हो गया, आइसोनियाजिड एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, जिस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। तो देखो आइसोनियाजिड था, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से एसिटाइल ग्रुप इसको मिला, जिसकी वजह से क्या बना, एसिटाइल आइसोनियाजिड बन गया, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिव फॉर्म होगी एसिटाइल आइसोनियाजिड। अब ये एक्टिव फॉर्म आगे जाके कन्वर्ट होती है एसिटाइल हाइड्राजीन के अंदर। अब दो चीज़ यहाँ पे समझना, जो लोग स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, स्लो एसिटाइलेटर्स का मतलब जिसमें ये एंजाइम स्लो काम करेगा, उन लोगों में आइसोनियाजिड का कन्वर्जन आगे धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से आइसोनियाजिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। उसके कारण टॉक्सिसिटी होती है। आइसोनियाजिड जब लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अपने अंदर, तो उसके कारण अपने को देखने को मिलती है न्यूरोपैथी। क्या देखने को मिलती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशंस, ये सब चीज़ें मिलेंगी हमारे सोल्स एंड पाम्स के अंदर। ठीक है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर कोई फास्ट एसिटाइलेटर है, फास्ट एसिटाइलेटर मतलब बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी और बहुत जल्दी एसिटाइल हाइड्राजीन बनेगा। ये एसिटाइल हाइड्राजीन भी आपका कोई भले वाला काम नहीं करने वाला। अगर ये बढ़ता है तो ये हमारा हिपैटोटॉक्सिक होता है। क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिक। ये हमारे लीवर को डैमेज करेगा। तो दो चीज़ें हमने सीखी, दो साइड इफेक्ट अपन ने सीख लिए यहाँ पे आइसोनियाजिड के। तो सिंपल ट्रिक है इसके लिए, INH आप लिखो, INH बोलते हैं ना आइसोनियाजिड को। तो एक बात बताओ, जो स्लो एसिटाइलेटर होगा, अगर कोई स्लो एसिटाइलेटर है तो वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो N तक पहुंच पाएगा। तो स्लो एसिटाइलेटर्स में क्या देखने को मिलेगा अपने को? N देखने को मिलेगा। N का मतलब क्या हुआ? हमने N से क्या पढ़ा था? न्यूरोपैथी। तो स्लो एसिटाइलेटर्स में क्या देखने को मिलेगा अपने को? न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है याद करनी, क्योंकि अभी आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा स्लो एसिटाइलेटर्स में न्यूरोपैथी, फास्ट वाले में हिपैटोटॉक्सिसिटी, बट पेपर में भूल जाओगे स्लो में क्या था, फास्ट में क्या था। तो सिंपल है, INH बनाओ। INH में स्लो चलोगे तो N तक पहुंचोगे, तो आपको स्लो एसिटाइलेटर्स में न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। और फास्ट अगर कोई एसिटाइलेटर है तो फास्ट एसिटाइलेटर है तो आप जल्दी 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 कहाँ पहुंच जाओगे? H तक पहुंच जाओगे। तो फास्ट एसिटाइलेटर्स में H देखने को मिलता है। H का मतलब हमारे पास क्या हो गया? हिपैटोटॉक्सिसिटी। H मतलब हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं आइसोनियाजिड के, जो हमने उसके नाम से यहाँ पे समझ लिए। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं अपन, मतलब ब्लड अपने अंदर किस तरह से ये मूव कर रहा है। सो आइसोनियाजिड हमारे गट से एब्जॉर्ब होता है। हमने टैबलेट ली, गट से एब्जॉर्ब हो गया, पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। CSF हर जगह, पूरी बॉडी, चाहे वो ट्यूबरकुलर के कारण जो कैविटी बन रही है लंग्स में, वहाँ पे भी पहुँच जाएगा। CSF के अंदर भी पहुँच जाता है और ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो आइसोनियाजिड हर जगह पहुँच सकता है, इतना याद रखो। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको? TB में यूज़ करते हैं, मतलब उसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में भी, उसकी प्रोफाइल एक्सिस में भी हम देते हैं। प्रोफाइल एक्सिस में बेसिकली हम आइसोनियाजिड प्लस में रिफापेंटिन देते हैं। तो ये याद रख लेना, आइसोनियाजिड प्लस रिफापेंटिन देते हैं, 3 मंथ के लिए देते हैं, वीकली टैबलेट हम देते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना हो तो रख लेना। एडवर्स इफेक्ट्स हमने देख लिए, हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी। ड्रग इंटरेक्शंस इतना इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो अभी बताऊंगा, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट बस याद रख लो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आइसोनियाजिड की एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है। ठीक है, इतना याद रख लो। उसके अलावा सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आइसोनियाजिड में आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो है ये सिप इनहिबिटर होता है। CYP एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास, एक सेकंड, जो हमारे CYP एंजाइम्स होते हैं उसको ये इनहिबिट करता है। तो CYP एंजाइम्स क्या करते हैं? जैसे मान लो CYP2C19 हो गया, CYP3A4 हो गया, अलग अलग सिप एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हमारे ड्रग्स को, जो भी हम टैबलेट्स वगैरह या कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं तो उसको मेटाबोलाइज करते हैं। लाइक वारफरिन आपने लिया, उसको तोड़ने में मदद करेगा। डायजेपाम को मेटाबोलाइज करके तोड़ के हमारी बॉडी से निकालने में मदद करेगा, क्योंकि ड्रग ले लिया और वो हमारी बॉडी से
टाइमली रिमूव नहीं होता है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, सिंपल सी बात है। तो आइसोनियाजिड एक साइटोक्राइम जो साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं उसको इनिबिट करता है, CYP एंजाइम्स को इनिबिट करता है। तो ये एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो हमारे जो ड्रग्स हैं लाइक कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन, डायजिपाम, थियोफाइलिन, वारफरिन, जो ये अलग अलग ड्रग्स हैं ये टूटेंगे नहीं और ये हमारी बॉडी में बढ़ते जाएंगे और ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो आइसोनियाजिड की वजह से इन सब का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड में इन सब के लेवल्स बढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर कोई वारफरिन के ऊपर अगर है, कोई वारफरिन अगर ले रहा है तो उसको रिफेम्पिसिन हम अगर देंगे तो वारफरिन नहीं देंगे, मतलब रिफेम्पिसिन मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आइसोनियाजिड के साथ आप इन ड्रग्स को प्रेफर नहीं करोगे। रिफेम्पिसिन का अलग पॉइंट है, अभी आगे रिफेम्पिसिन में हम चलते हैं उसमें आएगा। सो रिफेम्पिसिन ये भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, ये भी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। स्टेरलाइजिंग एजेंट भी हम इसको बोलते हैं, मतलब ये हर तरह की बेसिलरी सब पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, जिसके कारण इसको स्टेरलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। स्टेरलाइज कर देता है सब कुछ खत्म, उसके स्पोर्स वगैरह, मतलब हर चीज़ को खत्म कर सकता है ये बैक्टीरिया की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मेन एक्शन क्या है, ये RNA पॉलीमरेज को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से RNA सिंथेसिस ही नहीं होगी बैक्टीरिया में, तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो नहीं बनेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। वो क्या कर रहा था आइसोनियाजिड, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक रहा था, ये क्या कर रहा है RNA पॉलीमरेज को इनिबिट कर रहा है, ठीक है। सो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स सेम वही टैबलेट की फॉर्म में लोगे, जो गट से एब्जॉर्ब होगा, एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए क्योंकि फूड इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है। जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसका एक साइड इफेक्ट मान सकते हो आप इसको, कि ये अलग अलग सिक्रीशंस ऑफ बॉडी को ऑरेंज कलर दे देता है। लाइक कोई रिफेम्पिसिन ले रहा है तो उसमें आपको ऑरेंज यूरिन देखने को मिलेगा, ऑरेंज टीयर्स देखने को मिलेंगे। तो रिफेम्पिसिन से एक वर्ड याद रखो, ऑरेंज, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। ये एक एंजाइम इंड्यूसर होता है, तो लगभग सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंजाइम इंड्यूसर हैं एक्सेप्ट वन, आइसोनियाजिड मैंने बताया साइटोक्राइम एंजाइम्स को इनिबिट करता है, वो सिप इनिबिटर है। बट रिफेम्पिसिन एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है, मतलब अगर वारफरिन आप दे रहे हो उसके साथ अगर आपने रिफेम्पिसिन दे दिया तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा, मतलब वारफरिन को बहुत जल्दी तोड़ के एक्सक्रीट करवा देगा बॉडी से, इससे पहले कि वारफरिन हमारी बॉडी में अपना एंटीकोएगुलेंट एक्शन दिखा पाए, इसको पहले से रिमूव कर चुका होगा, तो वारफरिन हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा। मतलब अब टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा बट अब काम नहीं कर रहा, मेन पॉइंट दिक्कत वो आ गई है। तो जो ड्रग्स आपके साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, सिप इनिबिटर, बेसिकली सिप एंजाइम्स जो होते हैं, उनसे जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उन सब ड्रग्स को ये जल्दी से रिमूव कर देगा हमारी बॉडी से। इस वजह से वारफरिन की बजाय हमें लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन लेना पड़ता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, ये ड्रग इंटरेक्शंस के कारण। अगर आप वारफरिन पे हो और आपको रिफेम्पिसिन मतलब TB हो गया, रिफेम्पिसिन लेना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, वारफरिन की जगह आपको हिपैरिन पे आना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको नहीं बोल रहा, अगर किसी को HIV हो गया तो आपको क्या करना है, अब रिफेम्पिसिन की जगह उसको रिफाब्यूटिन देना है। तो एक ये बात याद रखना कि हर जगह हम रिफेम्पिसिन अगर दे रहे हैं तो दूसरे ड्रग को मतलब चेंज कर रहे हैं, लाइक वारफरिन की जगह हमने हिपैरिन दे दिया। बट HIV एक ऐसा केस है जिसमें हमें TB के ड्रग को ही चेंज कर देते हैं, तो अपन उस केस में क्या करेंगे, रिफेम्पिसिन की जगह रिफाब्यूटिन दे देते हैं HIV के केस में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, ठीक है। सो कहाँ यूज़ करते हैं रिफेम्पिसिन को, TB में यूज़ करते हैं, लेप्रेसी में यूज़ करते हैं, ब्रूसेला के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं अलोंग विद डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये अलग अलग जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखो कि ये बाइल में एक्सक्रीट होता है, इसलिए रीनल फेलियर में सेफ होता है। तो रिफेम्पिसिन में R आ रहा है तो ये सेफ है रीनल फेलियर के अंदर, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स, एक तो ऑरेंज कलर्ड यूरिन मैंने बता दिया, ऑरेंज कलर्ड टीयर्स मैंने बता दिया। उसके अलावा हिपेटाइटिस कोज करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स कोज करता है, लाइक फीवर, चिल्स, हेडेक, जैसे फ्लू में होता है वो सब सिम्टम्स। उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग तो हर जगह घुसाना आ ही गया होगा अब तक फार्मा में, तो वो सब चीज़ें हम लिख देंगे। नेक्स्ट पायराजिनामाइड, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखो इंट्रासेलुलर होता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है Z ड्रग मान के चलो, बहुत ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। हाइपर यूरिसीमिया कोज करता है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है, तो गाउट भी कोज कर सकता है। उसके अलावा इसमें भी स्टेरलाइजिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, जस्ट लाइक रिफेम्पिसिन। तो पायराजिनामाइड भी हो गया। इथेम्ब्यूटोल को याद रखो आइथेम्ब्यूटोल, ठीक है, इथेम की जगह आइथेम्ब्यूटोल याद रखो, क्योंकि ये आई को अफेक्ट करता है। इसका एक साइड इफेक्ट होता है रेड ग्रीन कलर्ड ब्लाइंडनेस, ये कोज करता है, ठीक है। इनिशियली ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये रिवर्सिबल होती है, बाद में इरिवर्सिबल बन जाती है। ये भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और इसको हमें 6 साल से कम के बच्चों में नहीं देना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन अब ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ये बात याद रखना। बस ये याद रखो कि ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है और ये आपका फर्स्ट लाइन ड्रग अब नहीं रहा,
ठीक है, ये ग्रुप सी में आता है। सेकेंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो एक है हमारे पास PAS, ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ लेना अगर मन करे तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इथियोनामाइड है, इथियोनामाइड में याद रखो कि ये आपका मेटाबोलाइज होता है लीवर में, यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो लीवर वाली जो चीज़ें होती हैं वो यूरिन में ही एक्सक्रीट होती है, अपने को पता है ये वाली चीज़ें। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग हो गया, ये भी आपका CSF वगैरह तक पहुंच जाता है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बताऊँ तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करता है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ये कोज करता है कौन, इथियोनामाइड। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के सब कुछ याद होना चाहिए, जो मैंने बताया सब याद होना चाहिए। सेकंड लाइन में बस नाम पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर हमारा टीबी ड्रग सेंसिटिव, हमने टेस्ट किया, CB नेट किया, स्पूटम टेस्ट किया, तो अपने को पता चल गया कि ड्रग सेंसिटिव टीबी है। सारे जो HR ड्रग सेंसिटिव मतलब ये चारों ड्रग्स आपके काम कर रहे हैं, तो उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी बोलते हैं। तो उस केस में हम क्या देते हैं, मेन टीबी का ट्रीटमेंट आपका 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी का। 2 मंथ्स को हम बोलते हैं इंटेंसिव फेज, तो इंटेंसिव फेज चलती है 2 मंथ्स के लिए, और कॉन्टिन्यूएशन फेज चलती है 4 मंथ्स के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, 2HRZE 4HRE, मतलब 2 महीने के लिए आपको ये चारों टैबलेट्स देनी है, एक एक टैबलेट डेली, और फिर 4 महीने के लिए ये 3 टैबलेट देनी है डेली। तो कॉन्टिन्यूएशन फेज में हमारा पायराजिनामाइड हट जाता है, बस इतना याद रखो। 2HRZE 4HRE, एक होता है इंटेंसिव फेज, एक होता है कॉन्टिन्यूएशन फेज। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे बताऊंगा। हमने एक पढ़ा ड्रग सेंसिटिव टीबी, जिसमें हमारे चारों फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम कर रहे थे, उसको हम ड्रग सेंसिटिव टीबी बोलेंगे। अब एक एक करके सबको रेजिस्टेंट बनाते जाते हैं, अलग अलग टर्म्स यहाँ पे आ जाती है। अगर कोई पर्सन, अगर आइसोनियाजिड, सबसे पहला H था, आइसोनियाजिड अगर तुम्हारा रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब अगर आपको उसको आइसोनियाजिड दोगे तो काम नहीं करेगी, तो उसको हम बोलते हैं H मोनो रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, H मोनो रेजिस्टेंस। अलग अलग ट्रीटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। पोली ड्रग रेजिस्टेंस किसको बोलोगे, कोई भी फर्स्ट लाइन ड्रग से अगर रेजिस्टेंट है, एक्सेप्ट H एंड R को छोड़ के कोई भी अगर फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं पोली ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब मोर देन 1 ड्रग से होना चाहिए, H और R नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। मल्टी ड्रग किसको बोलोगे, इंपॉर्टेंट टर्म है, पोली और मल्टी में कंफ्यूज करोगे। मल्टी बोलते हैं H और R, मतलब HRZE में पहले 2 ड्रग से अगर रेजिस्टेंट है, यही दोनों मेन बोस है इन चारों में से, इन 2 से अगर रेजिस्टेंट हो गया तो उसको अपन बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। लास्ट टर्म आपको याद रखनी है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट किसको बोलोगे, तो H और R रेजिस्टेंट तो थे ही, उसके अलावा कोई भी एक फ्लोरोक्विनोलोन से अगर रेजिस्टेंट हो गए, प्लस कोई भी एक ग्रुप A ड्रग से अगर रेजिस्टेंट हो गए, तो उस केस को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तो था ही था, मतलब H और R रेजिस्टेंट था, उसके साथ कोई भी एक फ्लोरोक्विनोलोन से अगर रेजिस्टेंट हो गया, प्लस, याद रखना प्लस बोल रहा हूँ, मतलब होना कंपलसरी है, कोई भी एक ग्रुप A ड्रग से अगर रेजिस्टेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मैंने क्या बोला, ग्रुप A, तो ग्रुप A में कौन कौन आता है, तो वो मैंने आपको शुरू में यहाँ पे बता दिया था। तो ग्रुप A ड्रग्स में हमारे पास आते हैं लीवो या मोक्सीफ्लोक्सासिन, कोई भी एक, बेडाक्विलीन एंड लिनेजोलाइड। बेडाक्विलीन एक नया ड्रग है, ये बात याद रखना। उसके अलावा 2 नए ड्रग और हैं, एक है प्रेटोमेनिड और एक है डेलोमेनिड। ये नए ड्रग्स हैं, ये काफ़ी अब आजकल चल रहे हैं, आपके एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस में इनको यूज़ करते हैं, बेसिकली बी पाम रेजिमेन करके बोलते हैं अपन, तो ये आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, आपको इसलिए नाम पता होना चाहिए। तो ग्रुप A ड्रग्स में कौन कौन आते हैं, लीवो या मोक्सीफ्लोक्सासिन, बेडाक्विलीन एंड लिनेजोलाइड। बी में 2 C वाले आते हैं, कौन कौन, साइक्लोसिरिन एंड क्लोफाजिमिन। एंड ग्रुप C में हमारा आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन या एमिकासिन हो गया, PAS हो गया, प्रेटोमेनिड या फिर डेलोमेनिड हो गया। तो अगर कोई भी ग्रुप A ड्रग से रेजिस्टेंट है, प्लस कोई भी एक फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंट है, प्लस आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंस है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होता है ख़त्म। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितना मेरे को लगा, जितना इजी मैं बना सकता था मैंने बनाया। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।